हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने 2019 के पेपर से शुरू किया है। पिछले 2 सेशन में हमने 2019 के 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। एक सेशन में टोटल 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और प्रॉपर डिटेल में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ कैसे करेंगे और मैच दी फॉलोइंग में आप 2 ऑप्शन अगर आपको मिल रहे हैं तो आप कैसे टिक लगा के अपना समय बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। और इससे आपको जब एक्चुअल एग्जामिनेशन में हॉल में आप बैठेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्या होता है जब हम शुरू से PYQ की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो वहाँ पे हमारा टाइम थोड़ा मैनेज करने में हमें आसानी होती है और हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्योंकि आता बहुत बच्चों को बहुत सारा कुछ है, लेकिन कभी कभी आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। अगर आप शुरू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से हो जाता है और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम 2019 के जो 20 क्वेश्चन रह गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे जो पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल 60 क्वेश्चन थे CDP के, वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम कल से थियरी की क्लासेस फिर कंटिन्यू करेंगे और वीक में 2 डेज़ फिर आपकी ये क्लासेस चलेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को टेस्ट निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय, फिर इसमें आपको फिल करना है कि, तो ऑप्शन ए है आपका प्रदर्शन लक्ष्य, यानी कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अधिगम लक्ष्य के। दूसरा ऑप्शन है आपका कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को असफलता से बचने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अंक लाने के लिए लक्ष्य। तीसरा ऑप्शन है आपका, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अंक लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। और लास्ट ऑप्शन है आपका, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो पहले तो आप ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को असफलता से बचने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अंक लेने के लिए। सिर्फ असफलता से बचने के लिए विद्यार्थियों को कभी वो प्रोत्साहित नहीं करेंगे टीचर्स, या अंक लेने के लिए वो प्रोत्साहित नहीं करेंगे। ये दोनों ऑप्शन आपके कट हो गए। 2 ऑप्शन आपके बचे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अधिगम लक्ष्य के। ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होगा कि अधिगम जो प्रक्रिया है उसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसका लक्ष्य वो निर्धारित करेगा। सिर्फ प्रदर्शन लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि सिर्फ व्यवहार प्रदर्शन का लक्ष्य आप निर्धारित करवा रहे हैं, बल्कि व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसका लक्ष्य आपको निर्धारित करवाना है। तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के प्रदर्शन लक्ष्य के। क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, यानी मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग का रिजल्ट क्या नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका दोहराने व स्मरण करने को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है आपका उदाहरणों व गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। सी ऑप्शन है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। अब मान लीजिए आपको आंसर ही नहीं पता है इस क्वेश्चन का, लेकिन आपको यहाँ 3 ऑप्शन पॉजिटिव दिख रहे होंगे और एक ऑप्शन आपको इसमें ऑड दिख रहा होगा। इवन दिख रहे हैं, 3 एक जैसे दिख रहे हैं और एक ऑप्शन आपको अलग दिख रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, यानी आपको ये बताया जाता है कि मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी, जब कई सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से फिर आप कनेक्ट कर पाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाएगा तो वो थियरी आपको याद रहती है। तो ये भी एक पॉजिटिव हो गया।
एक समस्या पर अनेक तरीक़ों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी उनको मल्टीपल वेज दिए जा रहे हैं कि कोई एक प्रॉब्लम है तो वो कई तरीके से उस पर विचार करने, कई सारे सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग हो गया। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये तो बहुत ही पॉजिटिव है कि आप कनेक्ट करके बच्चों के नॉलेज को, जो उनको पहले से पता है, फिर उसको नए ज्ञान से जोड़ना। तो ये भी एक मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग हो गया। एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है, दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना। सिर्फ आप रिकॉलिंग, रिपीटेशन, मेमोराइजेशन, ये आपको जहाँ दिखे, ये क्या हो गया, एक तरह से निगेटिव वर्ड है सीटेड में। मतलब ऐसे कुछ मैं जब एग्ज़ाम आपका एकदम करीब होगा तो कुछ टैग वर्ड्स आपको बताऊंगी। अभी तो आपको सारी चीज़ें ही पता होनी चाहिए, मतलब एक अच्छे से आप अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करिए। फिर लास्ट में टैग वर्ड कुछ बताऊंगी, जो क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे निगेटिव वर्ड्स होते हैं जिन्हें आपको देखते ही मतलब उस ऑप्शन को पकड़ के रखना है कि अच्छा ये इसका सही आंसर हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि दोहराने व स्मरण करने को बढ़ावा देना। फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपने क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। ऑप्शन नंबर बी है, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। ऑप्शन सी है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ऑप्शन डी है, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। अब आप इसमें देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा कहाँ कहाँ आपको दिख रही है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, आंतरिक अभिप्रेरणा है। जब मैं गृह कार्य करती हूँ तो अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझती हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आपको दिख रहा है ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। मैं अपना गृह कार्य करती हूँ क्योंकि इसमें मुझे आनंद आता है या बहुत आनंददायक है, ये भी आपका क्या है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा है। एक ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा कि मैं अपना गृह कार्य पूरा इसलिए करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये बाह्य मोटिवेशन है आपका, ये एक्सटर्नल है क्योंकि इसमें जो मोटिवेशन है वो क्या है, मार्क्स हैं, इसलिए वो अपना गृह कार्य पूरा कर रही है। तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है, केवल गैर उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन बी है, उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। ऑप्शन सी है, उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। और ऑप्शन डी है, केवल उदाहरण देना चाहिए। तो इसमें केवल गैर उदाहरण, केवल उदाहरण, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए, ये सब कट जाएंगे। उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। कोई प्राथमिक कक्षा कक्ष है तो उसमें टीचर्स को एग्जाम्पल्स कई सारे देने चाहिए, जिसमें वो बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ के कई सारे एग्जाम्पल्स दे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो, जिससे बच्चों को क्या होता है, जल्दी समझ में आता है कोई भी कॉन्सेप्ट। और उनके सामने ऐसे मतलब उदाहरण भी दिए जाएं जो नियम या सिद्धांत से भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना संबंधित हो, लेकिन उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। तो जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित एग्जाम्पल्स होते हैं वो उनको काफ़ी टाइम तक याद रहते हैं और वो कॉन्सेप्ट उनका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। सूचनाओं का अंतरण, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी है, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी है, एक रूप व मानकीकृत परीक्षण। और ऑप्शन डी है, अन्वेषण व परिचर्चा। आपको पॉजिटिव वर्ड्स क्या दिख रहे हैं, देखिए इसमें तो पॉजिटिव वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन। इसी ऑप्शन की आप साथ आप चले जाएंगे। बच्चों में अर्थ निर्माण को क्या बढ़ावा देगा। एक मीनिंग मेकिंग कब होगी, प्रमोट होगी, जब वो खुद से एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्योंकि एक्सप्लोर करेंगे और डिस्कशन करेंगे तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्सप्लोर करके वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहे हैं। तो इससे बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, अन्वेषण व परिचर्चा, यानी एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी आपको देखनी है कौन कौन से हैं। लक्ष्य और समय सारणी निर्धारित करना, यानी आपका एक गोल सेट है और आपने टाइम टेबल बनाया है।
संगठनात्मक चार्टों अवधारणात्मक नक्शे बनाना, यानी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स और कॉन्सेप्ट मैप आप बना रहे हैं। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। हम उम्र साथी को समझाना, एक्सप्लेन कर रहे हैं पीयर्स को। स्वयं से प्रश्न करना, यानी सेल्फ क्वेश्चनिंग। तो आपको सारे ही पॉजिटिव दिख रहे होंगे। आप एक लक्ष्य बना रहे हैं अपना, और एक टाइम टेबल डिसाइड है, कॉन्सेप्ट मैप का यूज़ हो रहा है, कई सारे एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, आप पीयर्स को समझा रहे हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा है। आप स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं कि आपने कितना सीखा, आप इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं, और क्या क्या इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ क्या है, पॉजिटिव ही है। ये क्या हो गया, एक मीनिंगफुल इफ़ेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी में ही आएगा। तो सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही ऑप्शन होगा। इसमें सब इंक्लूड है, ABCD और E। तो ऑप्शन 3 आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? कंस्ट्रक्टिव फ्रेम है ये। देखिए, ऑप्शन ए है कोरी पटिया यानी टैबुला राशा, या खाली स्लेट यानी ब्लैंक स्लेट के रूप में, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी है एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है, एक पैसिव बीइंग। कीवर्ड्स पकड़िएगा आप। ऑप्शन सी है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, प्रॉब्लम सॉल्वर और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। ऑप्शन डी है लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान, संवेग में वयस्क की तुलना में कम है, मिनिएचर एडल्ट्स है, जो इमोशंस, कॉग्निशंस, इन सब में एडल्ट्स की तुलना में कम है। तो ये कंस्ट्रक्टिव फ्रेम है। कंस्ट्रक्टिव जो आपने पढ़ा है जीन पियाजे और उनकी थ्योरी को, वाइगोत्स्की की, उसमें क्या बताया गया है कि बच्चा क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, एक लिटिल साइंटिस्ट है। वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। उसकी जो थॉट्स होते हैं वो क्वालिटेटिव रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव रूप से अलग नहीं होते। वो भी उतना ही सोचते हैं जितना वयस्क सोचते हैं। तो लघु वयस्क तो नहीं है कि वो संवेग, संज्ञान, आकार में वयस्क की तुलना में कम है, ये आपका गलत हो गया। निष्क्रिय प्राणी बिल्कुल नहीं है जिसको कंडीशन किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। खाली स्लेट, टैबुला रासा बिल्कुल नहीं है जिसे जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर है और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? सहयोगात्मक अधिगम है ये, कोऑपरेटिव लर्निंग को में टीचर का क्या रोल होता है? कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। ऑप्शन बी है सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। ऑप्शन सी है ए उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार व प्रतिभाशाली बच्चे हों। ऑप्शन डी है एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा कि कक्षा को छोड़ दे रहे हैं, यहाँ बच्चों को स्वयं कार्य करने दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे आपस में झगड़ा कर लेंगे। फिर उनमें बहुत सारे मतलब जितने भी बच्चे उनका अपना अपना व्यू हो जाएगा, तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको क्लास में तो प्रेजेंट रहना है और प्रत्येक समूह की निगरानी आपको करनी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप बच्चों पे छोड़ दे रहे हैं, वो मतलब वो खुद करें, सारी चीज़ें वो खुद कर रहे हैं, लेकिन आप उन पे मॉनिटर तो उनको करते रहें, आप वॉच करते रहें कि वो कैसा कर रहे हैं। ऑप्शन सी आपका कट जाएगा कि उस समूह का सहयोग कर रहे हैं जिसमें सिर्फ होनहार व प्रतिभाशाली बच्चे हों। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीचर को तो ऐसा होना चाहिए, मतलब सारे बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, लेकिन ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है या वो उतने प्रतिभाशाली नहीं है, उनके लिए टीचर्स को थोड़ा ज़्यादा उनका सहयोग करना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चों को समय समय पर उनको दिशा निर्देश देना, उनको फैसिलिटेट करना, ये एक टीचर का रोल होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं,
यानी उनका जो मिसकंसेप्शन होता है बच्चों का और जो उनकी एरर्स होती हैं वो कैसी है। ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट है, ऑब्स्टेकल है एक। ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, यानी उनको इग्नोर कर देना चाहिए बच्चों की जो गलतियां हो रही हैं, उनकी जो मिसकंसेप्शन है। ऑप्शन सी है कि सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। और ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा कि रुकावट व विघ्न है, नहीं, ये लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है। वो जो एरर्स करते हैं या वो जो कॉन्सेप्ट उनका है, मिसकॉन्सेप्शन है, वो कहीं ना कहीं से उनकी थिंकिंग प्रोसेस को दर्शाता है कि वो कैसा सोच रहे हैं। तो वो उनकी लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो रुकावट व विघ्न तो बिल्कुल नहीं है, उसको इग्नोर भी नहीं किया जाना चाहिए। और ये सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक स्टेप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बच्चों की एरर्स है या उनका जो मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही कार्य निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। अब आप देखिए कि प्याजे और वाइगोत्स्की से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये सिर्फ एक ईयर का क्वेश्चन है 2019 का। हमने जो 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें भी इनके क्वेश्चंस आए थे, और देखिए इसमें जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें भी इनके क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। तो एक एक ईयर में ही इनके 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जिसमें सारे डायमेंशंस को मैंने कवर किया है। आप उसे देखिएगा, वो क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उससे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, स्कीमा, यानी जो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं होती हैं अनुभव से सही कार्य निकालने के व्यवस्थित तरीके, उनको हम स्कीमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। ऑप्शन ए है साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। ऑप्शन बी है संरक्षण, कंजर्वेशन। ऑप्शन सी है बुद्धि, इंटेलिजेंस। और ऑप्शन डी है समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये थ्योरी मैंने कराई थी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, उसमें मैंने बताया था आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि बच्चा जो खुद से कर सकता है और वो जो दूसरों की सहायता से कर सकता है, उसके बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, वो ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है कि वो इतना आगे और भी अच्छा कर सकता है अगर उसको स्कैफोल्डिंग मिले, और वो स्कैफोल्डिंग उसको मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, फिर देखिए आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी से ही क्वेश्चन है ये, मतलब कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, आप ये इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस देखिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। ऑप्शन ए है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन बी है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। ऑप्शन सी है अनुकूलन व संगठन। ऑप्शन डी है पुरस्कार व दंड। तो सोशल इंटरेक्शन यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में उसे बदला जाता है। इन्होंने अपनी थियरी में सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। ऑप्शन ए है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। ऑप्शन बी है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। ऑप्शन सी है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। और ऑप्शन डी है विकास व अधिगम संबंधित नहीं है। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसमें अधिगम विकास के ध्यान दिए बिना घटित होता है, ये गलत हो जाएगा। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, या विकास और अधिगम संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो डेवलपमेंट और लर्निंग है ये इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है, यानी ये एक दूसरे से अंतः संबंधित है।
ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। विकास व अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? यह आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो स्टेज 3 है। ऑप्शन ए है संरक्षित रखने की योग्यता, ऑप्शन बी है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी है द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं और ऑप्शन डी है आपका सजीवात्मक चिंतन। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें कंजर्वेशन आ जाता है, यानी कि संरक्षित रखने की योग्यता आ जाती है। इसमें बच्चा समझने लगता है कि किसी भी वस्तु की मात्रा या उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने पर या उसको कई टुकड़ों में विभक्त कर देने पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये संरक्षित रखने की योग्यता आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप उनको कोई कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, तो अगर आप उनको किसी लंबे ग्लास में देंगे और कटोरी में देंगे, तो जो लंबे ग्लास वाला होता है उसको वो जब ये इनके अंदर कंजर्वेशन नहीं आया रहता तो उसको मानते हैं कि मतलब इसमें ज़्यादा है और कटोरी वाले में कम है। लेकिन जब कंजर्वेशन आ जाता है तो उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा, अगर हम किसी की वस्तु की मतलब आकार में परिवर्तन कर दे रहे हैं तो वो वस्तु मतलब उसकी मात्रा नहीं परिवर्तित हो जाएगी। अगर हम उसको ग्लास या कटोरी में कर दे रहे हैं तो वो कम नहीं हो जाएगा। ये उनके अंदर आ जाता है। तो ये संरक्षित रखने की योग्यता है, कंजर्वेशन है, जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी अवस्थाओं से विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, जैसे इसमें पूछ लिया गया है आपसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एक विशेषता। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीन पियाजे व लेव वेगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ये दोनों लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो ये कैसे देखेंगे लर्निंग को? ऑप्शन ए है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, यानी कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस, ऑप्शन बी है निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, पैसिव है रिपीटेटिव प्रोसेस, ऑप्शन सी है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट, ऑप्शन डी है कौशलों का अर्जन यानी एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। तो जहाँ कीवर्ड याद रखिएगा, जहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगा, जहाँ खुद से पार्टिसिपेट करके अर्थ निर्माण हो रहा होगा, मीनिंगफुल लर्निंग हो रही होगी, एक्सप्लोरेशन होगा, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जब भी आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? यानी समाचार पत्र से आप ऐसी कहानियाँ या ऐसे कतरन जैसे बहुत सारे निकलते रहती हैं स्टोरीज़, बहुत सारे फ़ोटोज़ निकलते रहते हैं समय समय पर, उनका चयन करना और उनको प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाओं दोनों के गैर परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित करते हैं। यानी जो एक बना हुआ है एक जेंडर स्टीरियोटाइप की लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकती हैं, यानी मेल और फीमेल का जो रोल डिसाइड कर दिया गया है कि महिलाएं किचन का काम कर सकती हैं, महिलाएं 9 to 5 की सेफ जॉब कर सकती हैं, महिलाएं कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं बहुत ज़्यादा, पुरुष हैं वो किचन में काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, आई थी की एंड का, उसमें उसका एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं, उससे आपको ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या था कि जो मेल है वो भी तो किचन में काम कर सकता है, या जो फीमेल है वो भी घर के बाहर काम कर सकती है, वो 9 to 5 का सेफ जॉब छोड़ के कोई ऐसा जॉब कर सकती है जिसमें पुरुष डोमिनेट करते हैं। तो ये क्या हो गया, अगर ये सारी आप समाचार पत्रों से कहानियाँ या कतरन का चयन कर रहे हैं, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं जो गैर परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित करते हैं, जो नॉन ट्रेडिशनल रोल्स हैं, तो वो क्या प्रभावी रणनीति है निम्नलिखित में से किसके लिए? ऑप्शन ए है आपका कि जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है आपका रूढ़िवादी जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी इनक्रेज कर रहे हैं आप स्टीरियोटिपिकल जो जेंडर रोल्स हैं, ऑप्शन सी है आपका जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, यानी आप काउंटर कर रहे हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, और
डी है आपका प्रमोट कर रहे हैं आप जेंडर बायसनेस को। तो आप क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं जेंडर स्टीरियोटाइप को। आप ऐसे एग्जांपल्स दे रहे हैं लोगों को कि लड़कियां भी कई सारे जॉब्स कर सकती हैं, मतलब पायलट बन सकती हैं, वो हर फील्ड में वर्क कर रही हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ वो 9 to 5 की सेफ जॉब कर सकती हैं, और लड़के भी किचन में काम कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे सेफ हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो ये क्या है, काउंटर करना है जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। ये थ्योरी अभी आपकी नहीं हुई है। वर्णन है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों को के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। अब आपको अवस्था पहचाननी है, ये कौन सी अवस्था है। ऑप्शन ए है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, यानी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है। ऑप्शन बी है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन है। ऑप्शन सी है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है। और ऑप्शन डी है आपका इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यानी यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास है। तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है। ये थ्योरी जब आपको कराएंगे डिटेल में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं हैं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ऑप्शन ए है आपका इंट्रापर्सनल, ऑप्शन बी है आपका इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन सी है आपका नैदानिक और ऑप्शन डी है आपका प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक। तो नेचुरलिस्टिक और नैदानिक तुरंत कट जाएगा। अंतरावैयक्तिक क्या होता है, जो अपनी थॉट्स, अपनी कॉग्निशंस, अपनी जो इमोशंस उनको अच्छे से समझ पाता है, उनको अच्छे से जान पाता है, वो इंट्रापर्सनल होता है। इंटरपर्सनल क्या होता है, जो दूसरों के स्वभाव, दूसरों की प्रेरणा, उनका क्या मोटिवेशन है, उनका क्या इंटेंशन है, उसको अच्छे से समझ लेता है। वो उसकी जो इंटरपर्सनल बुद्धि होती है वो काफ़ी अच्छी विकसित होती है। ये बहुबुद्धि सिद्धांत है जिसमें इन्होंने 8 तरह की बुद्धि की बात की है। इसको भी हम जब पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को तो डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इंटरपर्सनल। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से, यानी आप असेसमेंट कर रहे हैं बच्चों का, तो कौन सा रीजन इसमें होना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले और औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले रूप में अलग अलग लेबल कर रहे हैं आपको, यानी जो लो अचीवर्स हैं, एवरेज हैं, हाई अचीवर्स हैं, नॉन अचीवर्स हैं, इस तरह से आप बच्चों को लेबल कर रहे हैं, उनको बांट रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। ऑप्शन सी है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। ऑप्शन डी है आपका बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो जहाँ जहाँ आपको ऑप्शन ए दिख रहा है पहले उसको एलिमिनेट करिए, क्योंकि बच्चों को आप लेबल नहीं करना है। आपको असेसमेंट का ये पर्पज़ नहीं होगा कि आप बच्चों को लेबल करें कि ये उच्च उपलब्धि वाला बच्चा है, ये कम उपलब्धि वाला बच्चा है। तो ऑप्शन ए आपका पहले कटेगा, इसमें मतलब फर्स्ट ऑप्शन इंक्लूड है, और डी कटेगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन इंक्लूड है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचा। ऑप्शन नंबर थर्ड जब आप देखेंगे कि समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, तो ये भी एक रीज़न होगा असेसमेंट का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है कि बच्चों को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, उनके समय के साथ साथ उनमें होने वाले अधिगम परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगाना, और बच्चों की जो क्षमताएं हैं, जो संभावनाएं हैं और जो चुनौतीपूर्ण पक्ष हैं उनके बारे में
उनके माता पिता से चर्चा करना, उनके पेरेंट्स से बताना कि आप भी यहाँ सहयोग करिए, बच्चों में ये क्षमताएं हैं, ये संभावनाएं हैं, इस फील्ड में बच्चा अच्छा कर रहा है, इसके बारे में उनसे चर्चा करने के लिए। तो ये भी एक रीज़न है। तो ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, यानी बच्चे का जो सोशलाइजेशन है उसमें कौन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन ए है आपका मीडिया, ऑप्शन सेकंड है विद्यालय, ऑप्शन थर्ड है परिवार और ऑप्शन फोर्थ है आपका पास पड़ोस। तो इसमें सभी सामाजिकरण में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। मैंने सोशलाइजेशन प्रोसेस काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है आपसे। तो उसमें मैंने बताया है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन के एजेंट कौन कौन से हैं और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, तो ये सारे ही इंक्लूड हैं इसमें। तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपके 2019 के पूरे पेपर डिस्कस हो गए हैं। टोटल 60 क्वेश्चन थे पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया आपसे। आप इसको पूरा देखिएगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको हेल्प मिले इससे, तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे ईयर के मैं क्वेश्चन कम से कम 5-6 साल के आसपास के क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी ऐसे ही पूरा डिटेल में। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही हैं और थ्योरी भी आपकी चलती रहेगी। कई सारी थ्योरीज में हैं क्लासेस, उनकी मैं फिर कंटिन्यू करूँगी, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो भी आपके सजेशंस हो वो आप कमेंट कीजिएगा। मैंने आंसर नीचे दे दिए हैं, जिससे आपको आसानी होगी, आप पूरे आंसर देख लेंगे। थैंक यू सो मच।